हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। नमस्कार दोस्तों, मैं कविता बुंदेलखंडी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो एडिटर देगी जवाब के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं इस बार सबसे पहले आपके साथ में एक अपनी खुशी बांटना चाहती हूँ, और ये जो मेरी खुशी है ये मेरे सबसे प्यारे दोस्तों की खुशी है, जो मेरे सबसे करीबी दोस्त हैं, जिनको मैं दिल से प्यार करती हूँ और मैं उन दोस्तों के बगैर रह नहीं सकती हूँ। वो मेरे जिगर में है, मैं उनके बगैर सांस नहीं ले सकती हूँ। अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारे ज़िंदगी में कौन सा ऐसा दोस्त है जिनके बगैर आप रह नहीं सकती हैं, तो साथियों, जो मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, आप अब नाम सुनने के लिए बेताब होंगे। वो मेरा दोस्त है प्रकृति। मैं प्रकृति से बहुत प्यार करती हूँ और मैं प्रकृति के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती हूँ। तो इस समय चूँकि लॉकडाउन चल रहा है और इस समय प्रकृति जो मेरा दोस्त है वो बहुत सुकून में है और मैं भी उनकी वजह से बहुत सुकून में हूँ। इस तरह से जो पूरा पर्यावरण मौसम का जो बदलाव हुआ है इस लॉकडाउन में, वो बहुत सुकून देने वाला है। क्योंकि जब मैं सवेरे जागती हूँ और जब मैं निकलती हूँ बाहर 4 बजे से 6 बजे के बीच में, किस तरह की मैं देखती हूँ कि इतनी सुंदर हवा चलती है, अलग अलग तरह की खुशबू भी मैं महसूस करती हूँ। मैं देखती हूँ कि मेरे आंगन में बड़ा सा नीम का पेड़ है, उस पेड़ में कितनी तरह की चिड़िया आ जाती हैं, अलग अलग तरह की आवाज़ें आती हैं चिड़ियों की, और बहुत अच्छा लगता, बहुत मज़ा आता है सुन कर के। तो कई बार मैं उनसे गुनगुनाती हूँ, बातें करती हूँ। मैं ये भी देखती हूँ कि आजकल बीच बीच में बारिश भी हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, अचानक से बादल आ जाते हैं, फिर रात भर खूब ठंडी हवा होती है, कूलर पंखा भी ना चलाओ तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये बहुत सुकून देने वाला है। जबकि आप जानते हैं कि मई के महीना में, चूँकि आज 15 मई है, मई के महीना में कितना गर्मी होती थी, चिलचिलाती धूप, नीचे की तपी हुई धरती। अगर हम बाहर जाते थे तो लोगों को अपना मुंह बांध करके पूरा पैक करके जाना पड़ता था। इस समय भी लोग अपना मुंह बांधते, लेकिन मतलब अभी की ये स्थिति अलग है। अगर पिछले साल का आप याद करो तो कितनी गर्मी थी। दूसरी तरफ जो हमारी दोस्त नदी है, तालाब हैं, झील है, सागर है, समुद्र है, ये कितना सुकून महसूस कर रहे हैं। अगर मैं अपने इलाके की बात करूं तो बुंदेलखंड के बांदा ज़िला में जो केन नदी गई हुई है, केन नदी में अगर आप जाओ तो बहुत सुकून महसूस होगा। केन नदी का पानी एकदम साफ़ सुथरा हो गया है, एकदम देखने में इतना खूबसूरत लगता है। आप उनकी एक एक लहर को आप गिन सकते हैं, देख सकते हैं। जब आप चुरुआ में पानी लेंगे तो एकदम उस पानी को आप ऐसे भी पी सकते हैं, इतना खूबसूरत पानी हो गया। नीचे की जो ज़मीन है वो बालू को आप आसानी से एक एक कंकड़ आप गिन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगता है। और मैं देखती हूँ कि जब शाम होती है तो कितना सुंदर आसमान होगा, एकदम नीला आसमान दिखता है, तारे दिखते हैं, चाँद तारे सब चीज़। तो ये जो मेरे दोस्त हैं, मैं बहुत सुकून महसूस कर रही हूँ। पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, झील, तारे, चाँद, सूरज, ये सारे दोस्तों से मैं बात करती हूँ और ये बहुत सुकून देते हैं। दोस्तों, आप क्या सोच रहे हैं? क्या आपके भी ये दोस्त हैं? क्या आप भी इनसे दोस्ती करते हैं? क्या आप भी इस मुसीबत की घड़ी में सुकून महसूस कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो आप ज़रूर से मेरे साथ में शेयर करिए। तो दोस्तों, जब मैं बात शुरू करी तो आप यही सोच रहे होंगे कि किसका नाम आने वाला है, आप नाम सुनने के लिए बेताब रहे होंगे। लेकिन ये मेरे अच्छे सच्चे दोस्त हैं जो मुझे जन्म दिए हैं और शायद मरते दम तक वो मेरे साथ में रहेंगे और जाएंगे। तो दोस्तों, बात करने के लिए मैं बहुत बातें कर सकती हूँ प्रकृति के बारे में, मेरे पास अपार मेरी भावनाएं हैं। लेकिन अब चूँकि अब आपके सवालों का जवाब भी देना है तो मैं आपके सवालों को पढ़ती हूँ और मैं देती हूँ जवाब। तो साथियों, अब मैं आपके सवालों को पढ़ना शुरू करती हूँ और देती हूँ उनके जवाब। एक खबर हमने 11 मई को पब्लिश की थी अपने चैनल में। खबर ये थी कि हैदराबाद से 4 मज़दूर साइकिल में चल कर के बांदा आए थे। तिंदवारी ब्लॉक के साड़ी गांव तक वो गए और साड़ी उनका गांव है। गांव के बाहर ही उनको एक स्कूल में उनको क्वारंटाइन पर रखा गया।
उसमें से मुन्ना नाम के जो एक मज़दूर थे, उनकी हालत क्वारंटाइन में रहते हुए बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अचानक से उनके पेट में दर्द उठा और उनको जिला अस्पताल में लाया गया। जिला अस्पताल में लाने के बाद फिर उनको मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया और मेडिकल कॉलेज से उनको रिफ़र किया गया कानपुर, और कानपुर ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई है। जब हमने परिवार के लोगों से बात की, परिवार के लोगों ने बताया कि अचानक से खून की उल्टियाँ हो रही थी, किसी तरह की राहत नहीं हुई है, डॉक्टर उनको नहीं बचा पाए हैं। इस खबर को आप लोगों ने बहुत पसंद किया और इसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट और सवाल किए हैं। मैं सबके सवाल तो नहीं पढ़ूंगी, लेकिन मैं कुछ सवालों को ज़रूर से इसमें पढ़ना चाहती हूँ। तो जो पहला सवाल भेज रहे हैं का नाम है सुनीत कुमार। सुनीत कुमार जी, आप लिखते हैं कि ये किस तरह की व्यवस्था हुई क्वारंटीन में। ये सरकारें तो खुद में मियाँ मिट्ठू बन रही हैं, जबकि ज़मीनी हकीकत कुछ और है। दूसरी बात, अगर आपके क्वारंटीन में व्यवस्था नहीं है तो उनको होम क्वारंटाइन में रखा जाए। तो सुनीत कुमार जी, आपका सवाल बहुत ही जायज़ है और मैं भी कई बार ऐसे सोचती हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो क्वारंटीन है जहाँ पर मज़दूरों को रखा गया है, वहाँ पर किसी तरह की व्यवस्थाएं नहीं हैं। ख़ास करके मेरे पास में बहुत सारे मज़दूरों के फ़ोन आते हैं जो इस समय क्वारंटाइन में हैं। अगर मैं कल की बात करूं तो मेरे पास में नारायणी क्षेत्र से, तिंदवारी क्षेत्र से और बांदा के आसपास के कई स्कूलों में जो मज़दूर आए हैं, उनके फ़ोन आए। सबसे बड़ी मुसीबत वहाँ पर है कि खाना उनको नहीं दिया जाता है, ना खाने की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, ना सोने की व्यवस्था है। दवाई और डॉक्टर और जांच तो आप दूर की बात है, छोड़ ही दीजिए। तो मुझे लगता है कि गुस्सा बहुत जायज़ है। मज़दूरों की तड़पना अब नहीं देखी जाती है और मुझे नहीं पता है कि सरकार क्या सोच रही है, क्या करने वाली है। इस तरह से अगर लोगों की मौतें क्वारंटाइन में रहते हुए हो रही हैं तो पता नहीं कि किस तरह से इस चीज़ को सरकार रोक पाएगी। समाज, परिवार तो इससे दुखित है ही है। मतलब वो मज़दूर जो इतनी मुसीबत की यात्रा करके आया और क्वारंटाइन के दौरान ख़त्म हो गया, अपने बाल बच्चों का मुंह न देख पाया, बात न कर पाया, तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, ग्रामीण स्तर पर जो विद्यालय बनाए गए हैं, वहाँ पर कम से कम अच्छी सुविधा दे, खाने की, पीने की, दवाई की, ताकि इन मज़दूरों की जान न जा सके। तो साथियों, हमारे पास शिकायत बार बार आ रही थी कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो फ़ीस की मांग शुरू कर दिए हैं, उनकी पर्चियां घर में आने लगी हैं और ख़ासकर ये शिकायत थी चित्रकूट ज़िला से। इस स्टोरी को हमने कवर किया, जबकि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उसी टाइम पे सरकार ने बोल दिया था कि जितनी भी फ़ीस होगी स्कूलों की, बच्चों की, वो माफ़ की जाएगी, कोई भी स्कूल बच्चों से फ़ीस नहीं लेंगे। लेकिन जब स्कूलों से पर्चियाँ पहुंचने लगी, अभिभावकों के ऊपर दबाव बढ़ने लगा, तब ये हुआ कि उन्होंने कहा कि हमारी आवाज़ को सरकार प्रशासन तक पहुंचाई जाए। इस स्टोरी को बहुत लोगों ने देखा है और लोगों के बहुत अलग अलग तरह के कमेंट भी आए हैं। मैं कुछ सवाल को पढ़ना चाहती हूँ। सवाल भेजने वाले हैं शिवम सिंह। शिवम सिंह लिखते हैं कि अशोक पब्लिक स्कूल ने भी क्लास 10 के बच्चों का 11 में एडमिशन कराना शुरू कर दिया है, बिना CBSE के नोटिस के। जब मैंने प्रिंसिपल और डायरेक्टर प्रतीक गुप्ता से बात करी तो उन्होंने बदतमीजी करी और बोला, क्या आपको कोर्ट का आर्डर और CBSE का नोटिस नहीं मिला है क्या? तो मैंने उनसे कहा कि मुझे वह नोटिस दीजिए ज़रा। मैंने HRD और CBSE को इस बारे में मेल भी लिखा, पर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। आशा करता हूँ कि भविष्य में ये कुछ सीखेंगे। ये जायज़ सवाल है और हमें लगता है जिस तरह से इस बुरी मुसीबत में और स्थिति में सब लोग परेशान हैं और जो फीस ली जा रही है, हमें लगता है सारे अभिभावकों को इकट्ठा हो करके टीचरों के ख़िलाफ़ में और स्कूल के ख़िलाफ़ में आवाज़ उठानी चाहिए, दरख्वास्त देनी चाहिए, ताकि उन पर कार्रवाई हो सके। और ज़िला प्रशासन को भी चाहिए कि इस पर कड़ी कार्रवाई करे। एक हमने और कवरेज की, और ये कवरेज थी कि 7 मई को 6:45 बजे बांदा में जो ट्रेन
सूरत से चल कर के आई मज़दूरों को लेकर के। इसका हमने लाइव किया था और ये लाइव बहुत लोगों ने पसंद किया, खासकर जो मज़दूर वर्ग के लोग हैं। अभी तक में 4 लाख से ऊपर हमारा लाइव चल रहा, बहुत ज़्यादा शेयर और व्यूज़ भी मिले हैं। उस पर हमने फिर एक स्टोरी भी करी थी और ये स्टोरी भी हमारी 60,000 के ऊपर चल रही है। बहुत अलग अलग तरह के सवाल हैं, मज़दूरों के गुस्सा हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं। तो इतने सारे कमेंट्स, क्योंकि जो सवाल हैं हज़ारों की संख्या में है, तो मैं सबके सवाल नहीं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं एक सवाल इसमें से ली हूँ। तो मैं माफ़ी भी चाहती हूँ कि सब लोगों को उम्मीद होगी कि मैं सबके जवाब दूँ, लेकिन जिस समय हम लाइव कर रहे थे बहुत लोगों के जवाब मैं उसी दौरान देती भी जा रही थी। प्रकाश जी लिखते हैं, गुड मॉर्निंग जी मैडम जी, आप कैसे हो? मैं चंडीगढ़ में रह रहा हूँ। मैं बांदा ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरा गांव चोली है। मेरा ज़िला हमीरपुर में। चंडीगढ़ में 32 हॉस्पिटल में ड्यूटी करता हूँ और मैं गांव जाना चाहता हूँ। कोई भी ट्रेन या बस की व्यवस्था नहीं की जा रही है। इधर मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे गांव को गांव तक पहुँचाने के लिए कोई साधन की व्यवस्था मोदी सरकार, योगी सरकार से मेरा निवेदन है कि मेरे लिए कोई मदद करे। तो देश की जीत तभी आएगी जब मैं अपने गांव पहुंच जाऊंगा, तो हमारा देश और आगे बढ़ेगा। अपने देश के बच्चों को बुलाया जाए तो अपना भारत महान है, वह भारत सरकार ने। मेरा निवेदन है कि मुझे जल्द से जल्द चंडीगढ़ से गांव के लिए व्यवस्था बना दे। धन्यवाद। प्रकाश जी, आपका सवाल पढ़ते पढ़ते मैं भावुक भी हो गई। और मतलब ये जिस तरह की अपील आप सरकार से कर रहे हैं, बहुत सारे मज़दूरों के फ़ोन मेरे पास में आते हैं। आजकल लोग खाना नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं कि मैडम जी हमको बुला लीजिए, हमारे गांव तक पहुंचा दीजिए। सरकार ने ट्रेन और बस की शुरुआत कर दी है, लेकिन अभी भी उसकी स्थिति बहुत बुरी है। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने यहाँ पे पता करे रहिए कि कब आपके यहाँ से बांदा ट्रेन आएगी। आप उसकी टिकट की बुकिंग करा लीजिए, जो वेबसाइट सरकार ने बताई है आप उसी से ही बुकिंग कराइए, किसी एजेंट को पैसा ना दीजिए और आप सुरक्षित अपने गाँव तक पहुँच जाइए। शुभकामनाएँ हम आपको देना चाहते हैं। बस ये बताना चाहते हैं कि जब भी आप ट्रेन में आए बहुत सुरक्षित आएँ, क्योंकि बहुत दिक्कतें ट्रेन में हो रही हैं, ट्रेन के अंदर लोगों की मौतें तक हो रही हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी बात सरकार तक पहुँचेगी और आप अपने घर सुरक्षित आएंगे। तो दोस्तों, कैसे लगा ये वाला शो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए। आप खबर लहरिया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप मेरे शो को खबरलहरिया.org हमारी वेबसाइट है, फेसबुक पेज पर, यूट्यूब चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुपों में जा कर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अगले एपिसोड में फिर मिलूँगी कुछ आपके नए सवालों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।